चलो पहले रिवाइज करें घंटा। पढ़ने पड़ी थी प्रोड्यूस। हमें दिए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? तो फाइनली कंज्यूमर क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के दो तरीके के। वेरी गुड। ड्यूरेबल एंड ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे। और नॉन ड्यूरेबल देन अपन ने पढ़ी थी टाइट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। टाइट डिमांड क्या होती है बच्चों? जो पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और ऑटोनॉमस जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। इंडस्ट्री एंड कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री मतलब टोटल डिमांड सारे पूरे ग्रुप की, पूरे सारे फर्म्स की डिमांड इंडस्ट्री, और एक फर्म की डिमांड होगी तो कंपनी की डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन मतलब जो डिमांड क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट रन डिमांड। और लॉन्ग रन डिमांड क्या होती है? वेरी गुड। देन अपन ने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड को फर्क पड़ता है? कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों? पहला क्या था? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो आपकी खर्च करने वाली इनकम होती है। इनकम में से जब टैक्स माइनस कर दोगे तो वो क्या निकल कर आ जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्या था? प्राइस। प्राइस तीन चीजों की होती है। वो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द ड्यूरेबल जो लॉन्ग लास्टिंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, अपन उनकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं। हाँ बच्चे, दो ही याद करने हैं, जितना फाउंडेशन में उतना मैं पढ़ा रही हूँ। तो फाउंडेशन में जो होता है वही याद करना है, 12th में जो याद कर लिया वो भूल जाओ। ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज का नुकसान कुछ नहीं होता। अगर आपको चार चीजें पता है तो अच्छी बात है, नॉलेज है आपको, बट काम दो ही आएंगी फाउंडेशन के अंदर। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अपन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सोशल स्टेटस, इनकम एंड द रेट ऑफ ऑब्सोलेट। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को यूज में लेने के लिए आपको स्पेशल फैसिलिटी, इसको यूज में लेना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गाड़ी चलानी है तो रोड चाहिए। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन की जरूरत होती है। जितने ज्यादा डिमांड होगी, एंड क्रेडिट फैसिलिटी और प्राइस पे भी डिपेंड करेगा कि कितने आप ड्यूरेबल गुड्स खरीदेंगे और कितने नहीं खरीदेंगे। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द कैपिटल गुड्स। मुझे कितनी मशीन चाहिए उसके लिए डेटा चाहिए होता है। क्या क्या डेटा? कैपेसिटी मुझे चाहिए। किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी इसकी डिमांड? सब्स्टिट्यूट प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस, ऑप्टिमिस्टिक लेना चाहते हैं। बैंक जो लोन के बदले इंटरेस्ट लगा रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो डिमांड कम। वेरी गुड। यहाँ तक पढ़ लिया था, क्लियर है? चलो आज नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। ये बच्चों अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपना डिमांड एंड सप्लाई, इसमें तीन यूनिट्स हैं, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई। सबसे बड़ी यूनिट यही थी, डिमांड वाली। कंज्यूमर बिहेवियर वाली यूनिट 2 या 3 दिन की, और सप्लाई वाली यूनिट भी 2 या 3 दिन की अपनी। तो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो जल्दी से खत्म हो जाएंगी। तो जैसे ही वो यूनिट्स खत्म होंगी तुरंत मैं टेस्ट ले लूंगी डिमांड एंड सप्लाई का। तो फिर आप लोग कहोगे मैडम एक दिन में इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़े? तो वो एक दिन नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको 5 दिन पहले बता रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो।
जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैं अगले दिन टेस्ट ले लूंगी। एमसीक्यू फाइनल। यहाँ पे पेपर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, आपको उसके 4 ऑप्शन लिखे हुए दिखेंगे। आपको एक पेपर कॉपी का निकालना है, उसमें अपना नाम लिखना है, उसमें लिखना होगा हम इको का टेस्ट देंगे, फिर हम लिखेंगे 1 2 3 4। हम लिखेंगे 1 का आंसर मेरे लिए ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का डी है। पहला पेपर, हाँ बस एबीसीडी लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी। मुझे जो दोगे वो ये शीट दोगे, बाकी आपको जितना रफ वर्क करना है वो अलग अपनी कॉपियों में करो। नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर के अंदर। हाँ कब करूंगी नेगेटिव मार्किंग? हाँ और कब होगी? क्या नेगेटिव मार्किंग मतलब होता क्या है? नेगेटिव मार्किंग मतलब ये होता है कि सपोज आंसर शीट मैंने आपको दे दी, आप लोगों ने मुझे पेपर दिया उसके बाद, पहले नहीं, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर सी, फोर्थ का आंसर ए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का ए, सेकंड का बी गलत है, थर्ड का सी सही है, फोर्थ का गलत है। दो गलत है। आपके सही कितने हैं? दो। गलत कितने हैं? दो। तो 2 × 0.25, ये मैं रॉन्ग वाले लिख रही हूँ। 0.25 मतलब 0.5। तो ये जो सही था ना, 2 नंबर मिल रहा था, उसमें से भी 0.5 माइनस हो जाएगा, आपके नंबर कितने आएंगे? 1.5। ये होता है नेगेटिव नंबर। मतलब 1 नंबर तो कटता ही कटता है उसका, 1 नंबर तो काट ही लिया ना मैंने उसका, प्लस एक्स्ट्रा 0.25 और नंबर कट जाता है, ये होती है नेगेटिव। तो पढ़ना शुरू कर दो। क्या हुआ? टेस्ट का वेटेज, बच्चे जितने भी मार्क्स का पेपर होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 50%। पासिंग मतलब अगर मैं 10 नंबर का पेपर लेती हूँ तो 5 नंबर लाओगे तो पास कहलाओगे। अगर मैं 50 नंबर का पेपर लेती हूँ तो 25 नंबर लाओगे तो पास कहलाओगे। 100 नंबर का पेपर लेती हूँ तो 50 नंबर लाओगे तो पास कहलाओगे। हाँ मैं कितने का भी ले सकती हूँ, वो तो टेस्ट वाले दिन डिसाइड होगा कि मैं कितने नंबर का पेपर ले रही हूँ। तो आप लोग क्या करो अब, आप लोग इको का आपके पास मॉड्यूल है सबके पास अपना, डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर है, उसके अंदर मॉड्यूल में खोलना, उसमें पीछे के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, वो पीछे के क्वेश्चंस आप लोग धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दो। जो जो टॉपिक्स पढ़ लिए उन टॉपिक्स से सॉल्व कर दो, जो टॉपिक्स नहीं पढ़े वो छोड़ते जाओ, जब पढ़ लो तब वो भी कंप्लीट कर लेना, ताकि सारे डाउट्स एक साथ इकट्ठे कर लो और मैं एक साथ सारे डाउट्स बता दूं आप लोगों को। मॉड्यूल ये तो नोट्स है बच्चे, आईसीएआई ने जो मॉड्यूल भेजा होगा। नहीं है तो इतना वो नीड भी नहीं है, जितना अपन पढ़ रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट। पेपर पूरा नोट्स में से आएगा, नोट्स के बाद कुछ भी नहीं आएगा पेपर में से। चलो अब पढ़ ले। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस। जब आप फ्यूचर के लिए एडवांस में प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगा देते हैं, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस, अपन फ्यूचर को एडवांस में अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होना वाला है, ऐसा हो सकता है, फ्यूचर के लिए हम पहले से आज ही तैयारी कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार दिवाली पे मेरी इतनी सेल्स हो जाएंगी, उसके लिए मैं आज प्रोडक्शन करके रख रही हूँ। तो आपको कैसे पता दिवाली पे इतनी सेल्स होंगे? आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो, जो चीज गलत भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं होती कि जो आप सोच रहे हो वो सही होगा, बट आप एक अनुमान जरूर लगाकर चलते हो। बिजनेस में प्रिडिक्शंस बहुत जरूरी होते हैं।
आप प्रिडिक्शन करते हो कि कमिंग ईयर में मेरी इतनी सेल्स हो जाएगी, इस बार होली पे इतनी सेल्स हो जाएगी, क्रिसमस पे इतनी सेल्स हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर रखते हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं अपन, डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है आपका, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस। डिमांड फोरकास्टिंग करते हो तो उसके कहाँ कहाँ यूजेस मिल सकते हैं आपको, कहाँ कहाँ फायदे मिल सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग का। सबसे पहले अगर अपन डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो अपन को प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है। प्लानिंग, अपन प्लान कर सकते हैं कि हाँ इतना डिमांड आएगी तो मुझे इतना प्रोडक्शन करके रखना है, इतना लेबर होना चाहिए, इतना रॉ मटेरियल, इतनी मशीनरी होनी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस कपड़े का है और उस कपड़े में आप एक शर्ट बेचते हो, एक टी शर्ट बेचते हो और एक जीन्स बेचते हो, एग्जाम्पल बता रहे हो। आपने डिमांड फोरकास्टिंग किया, उसमें आपने फोरकास्टिंग किया कि शर्ट की डिमांड सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है दिवाली पे होगी, टी शर्ट की डिमांड दिवाली तक इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी ठंड आएगी, लोग टी शर्ट नहीं खरीदेंगे, और जीन्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या करूंगी, मेरी जितनी भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो लेबर है, मेरे पास जो स्टाफ है, वो मैं कहाँ पे सिचुएट कर दूंगी, शर्ट्स में और जीन्स में, और टी शर्ट से मैं वो स्टाफ निकाल लूंगी, टी शर्ट में उतने लोगों को मैं एलोकेट नहीं करूंगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो कहाँ पे यूजफुल होता है, आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कि मुझे यहाँ पे पैसा लगाना है, यहाँ से पैसा निकालना है, इतना स्टाफ रखना है, यहाँ से स्टाफ निकालना है, इसका प्रोडक्शन इतना करना है, ये जो भी डिसीजन लेने उन सब चीजों में आपका डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है, यूजफुल होता है। डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो बजट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। बजट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, बजट क्या होता है बच्चों, बजट की मेरे पास इतने रुपए हैं, सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं, उससे मुझे महीना निकालना है, तो आप बजट बनाते हो कि 10 रुपए तो अपन आइसक्रीम खाएंगे, 10 रुपए की अपन अपनी बुक्स खरीद लेंगे, अपन 10 रुपए यहाँ पे खर्च कर देंगे, इस तरीके से आप अपना बजट बनाकर चलते हो। तो बजट प्लानिंग, यहाँ पे अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आपके पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज मतलब सब कुछ होता है, आपका पैसा रिसोर्स है, आपके पास जो मैन पावर काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स, वो भी रिसोर्स होता है। तो आपके पास जगह जो होती है जहाँ पे प्रोडक्शन करोगे वो भी रिसोर्स होता है, आपके पास जो टाइम होता है वो भी रिसोर्स होता है, आपके पास रॉ मटेरियल होता है वो भी रिसोर्स होता है। तो आप बजट बना लोगे कि मेरे को इस रिसोर्सेस को यहाँ 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 अलोकेट करना है, मुझे शर्ट्स में और जीन्स में ज्यादा रिसोर्सेस, ज्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है दिवाली पे इन चीजों की सेल ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल मतलब, कॉस्ट कंट्रोल मतलब मेरी जो खर्चा लग रहा है, कॉस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्चा लगता है कुछ भी बनाने में, वो खर्चा भी आप बचा सकते हो। कैसे, सपोज मुझे पता है कि शर्ट्स की और जीन्स की डिमांड ज्यादा है, फिर भी मेरे को पता है टी शर्ट में कोई डिमांड नहीं आएगी दिवाली पे, फिर भी मैंने टी शर्ट वाले सेक्शन में 10 स्टाफ रख रखे, फिर भी रख रखे। तो अगर मैं टी शर्ट वाले सेक्शन में बेमतलब के 10 स्टाफ रखूंगी तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो मेरी टी शर्ट वाले सेक्शन की कॉस्टिंग ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर डिमांड फोरकास्टिंग करोगे तो यहाँ से तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक स्टाफ रखा, इमरजेंसी में कोई डिमांड आ गई तो, बाकी 9 स्टाफ आपने शर्ट में और जीन्स में अलोकेट कर दिए, तो वो लोगों का खर्चा अपना वहां से निकल जाएगा, तो अपनी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग आपको कहाँ हेल्प करेगा, बजट प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। डिमांड फोरकास्टिंग आपको प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज बनाने में भी हेल्प करता है। प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज अगर आपको बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें भी डिमांड फोरकास्टिंग आपको हेल्प करेगा। अब ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं, टेलीकॉम सेक्टर जैसे कि एयरटेल, जैसे कि जियो, जैसे कि बीएसएनएल, ये सारी टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं। जब मार्केट में जियो नया आया था
उसने अपना प्रिडिक्ट किया था पहले से कि मेरे शुरू में तो डिमांड होगी नहीं, तो उसने क्या किया, शुरू में डिमांड नहीं होगी तो डिमांड क्रिएट करने के लिए उसने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाई। उसने लोगों को सस्ते में फ्री में सामान देना शुरू कर दिया। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर मुझे लगता है, सपोज अगर मैं गोवा की बात करूं, गोवा में जितने भी होटल्स हैं, सपोज होटल वाले को ये लगता है कि जब न्यू ईयर आएगा तो मेरे होटल की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो न्यू ईयर गोवा में बनाने चाहते हैं। तो उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, गर्मियों में ही प्रिडिक्ट कर लिया कि न्यू ईयर के टाइम पे मेरी इतनी डिमांड होगी। तो उन्होंने न्यू ईयर के टाइम पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। उनको पता है अभी समर्स चल रहे हैं, अभी उनके गोवा में इतनी डिमांड नहीं होगी, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि डिमांड कम होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी अपनी प्राइस को कम कर दिया ताकि थोड़ी डिमांड तो क्रिएट हो सके। तो अगर आप डिमांड प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आने वाले समय में डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि मुझे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? एडवर्टाइजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सामान बेच रही हूँ वो झुंझुनू में तो लोग आराम से खरीद लेंगे पर जयपुर के लोग नहीं खरीदेंगे, तो मैं उसका एडवर्टाइजमेंट जयपुर में ज्यादा करूँ। कोई सेल आ रही है, मुझे लगता है इस सेल की मेरे को डिमांड ज्यादा क्रिएट करनी है, तो मैं उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करूँ। कहाँ ज्यादा करूँ, किस मीडियम से ज्यादा करूँ, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करूं, पैम्फलेट्स बांटूं, या फिर रेडियो एडवर्टाइजमेंट करूं, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करूं, किस तरीके से मैं मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करूं या नहीं करूं, और कहां करूं और कहां नहीं करूं, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी डिमांड फोरकास्टिंग पे डिपेंड करती है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस, फ्यूचर को एडवांस में प्रिडिक्ट करना कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप अपनी डिमांड का प्रिडिक्शन करते हैं। डिमांड प्रिडिक्शन जो है वो तीन जगह यूज में आ सकती है। कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं? प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में डिमांड फोरकास्टिंग का कंसेप्ट काम में लिया जा सकता है। बजट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल में काम में ले सकते हो, और प्राइसिंग और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज अगर आपको बनानी है तो वहां पे भी आपका डिमांड फोरकास्टिंग का जो कंसेप्ट है वो काम में लिया जा सकता है। देन नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। स्कोप मतलब कितना लिमिट तक अपन फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस सिर्फ झुंझुनू में है तो मैं लोकल फोरकास्टिंग कर सकती हूँ, झुंझुनू के लोगों को ध्यान में रखते हुए। अगर मेरा बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है तो मैं इंटरनेशनल भी फोरकास्टिंग कर सकती हूँ। तो इसका स्कोप कितना भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस छोटा है तो लोकल फोरकास्टिंग करोगे, बिजनेस बड़ा है तो इंटरनेशनल डिमांड फोरकास्टिंग आप कर दोगे। देन टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, दो तरीके की फोरकास्टिंग होती है। एक होती है आपकी मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग और एक होती है आपकी टाइम फोरकास्टिंग। मैक्रो में दो फोरकास्टिंग होती है, एक होती है इंडस्ट्री की फोरकास्टिंग और एक होती है आपकी फर्म की फोरकास्टिंग। फर्म मतलब एक अकेले की कंपनी। अगर मैं मेरी कंपनी मेरी दुकान की डिमांड फोरकास्ट कर रही हूँ कि मेरी दुकान का दिवाली पे कपड़ा इतना बिक जाएगा, इतनी डिमांड आ जाएगी, तो वो फर्म लेवल फोरकास्टिंग है। पर अगर मैं कर रही हूँ कि इस बार दिवाली पे इंडिया में टोटल कपड़े की इतनी डिमांड आ जाएगी, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चों? इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग की बात कर रही हूँ। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग समझ में आया? मैक्रो में दो है, फर्म एंड इंडस्ट्री। अगर आप सिर्फ खुद की ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप फर्म की कर रहे हैं, पर अगर आप सारे के सारे ग्रुप ऑफ फर्म्स पूरी इंडस्ट्री की डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ इस बार दिवाली पे इंडिया में टोटल इतना कपड़े की डिमांड आ जाएगी, तो मैं इंडस्ट्री फोरकास्टिंग की बात कर रही हूँ। और मैं कहूँ इस दिवाली पे मेरी दुकान की इतनी डिमांड आ जाएगी, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? फर्म लेवल फोरकास्टिंग की बात कर रही हूँ। टाइम फोरकास्टिंग में दो होता है, एक तो आपकी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और एक आपकी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म मतलब जब आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करते हो, आने वाले 6 महीने, आने वाले साल भर में ये हो जाएगा,
तब वो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है। अगर आप 2 to 5 इयर्स के लिए कुछ फोरकास्टिंग करते हो कि आने वाले 5 सालों में ये हो जाएगा, आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में ये हो जाएगा, तो अपन किसकी बात करते हैं? लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग की बात करते हैं। जो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मतलब जो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल कौन होता है? जो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला लेवल होता है। जैसे हमारा इंडिया का टॉप लेवल है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्रेसिडेंट। अब मोदी जी कुछ अगर फोरकास्ट करेंगे तो वो 6 महीने के लिए नहीं करेंगे, वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 50 सालों के लिए डिमांड फोरकास्टिंग वो करते हैं। मोदी जी ने अगर सोचा डीमोनेटाइजेशन करना है तो उन्होंने आने वाले 5 सालों में उसका क्या इफेक्ट होगा, आने वाले 10 सालों में क्या इफेक्ट होगा, वो सोचकर उन्होंने आज वो डिसीजन लिया। अगर मोदी जी ने सोचा कि डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल इंडिया, तो मोदी जी आने वाले 10 सालों के बारे में सोचेंगे, 10 साल में इतनी डिमांड हो जाएगी उस चीज की, इसलिए आज वो उस चीज के लिए वो चीज मेहनत कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है वो कौन से डिसीजंस लेने में हेल्प करती है? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेता है? जो टॉप लेवल। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती हैं वो टैक्टिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। टैक्टिकल डिसीजंस कौन से होते हैं? जो लो लेवल डिसीजन लेते हैं। लो लेवल मतलब ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल मतलब जहां एक्चुअली वर्किंग होती है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आज जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो सिर्फ 6 महीने, साल भर के लिए सोच पाएगा कि 6 महीने में फैशन चेंज हो जाएगा, साल भर में इतनी डिमांड तो क्रिएट मैं करवा ही दूंगी इस एरिया के अंदर। तो आप जो डिपार्टमेंट्स हेड्स होते हैं वो सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए वो डिमांड फोरकास्ट कर पाते हैं। उन सारे डिसीजंस को क्या कहा जाता है? टैक्टिकल डिसीजंस बोला जाता है। तो टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग में आपकी दो तरीके की फोरकास्टिंग होती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग 2 to 5 इयर्स के लिए होती है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग टैक्टिकल या ऑपरेशनल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, जबकि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो अपन ने दो टाइप्स की डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ ली बच्चों, कौन सी? एक तो मैक्रो लेवल और एक टाइम बेस्ड। मैक्रो में दो था, फर्म एंड इंडस्ट्री। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्म, और पूरे ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करें तो इंडस्ट्री। टाइम में दो था, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट मतलब 6 मंथ्स टू 1 ईयर, लॉन्ग मतलब 2 to 5 ईयर। लॉन्ग जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन, शॉर्ट जो है वो टैक्टिकल या ऑपरेशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपकी जो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग है, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग कौन सी है? इंडस्ट्री और फर्म वाली। ये इसमें लाइन लिखी हुई है नोट्स में, वो एज इट इज याद करनी है। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग डील्स विद, किसके साथ डील किया जाता है यहाँ पे? जनरल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। आपकी कंट्री का आसपास का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप मेजर कैसे करते हो? थ्रू आईआईपी, थ्रू नेशनल इनकम, थ्रू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग है इसमें किसके साथ डील किया जाता है? आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ, कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप मेजर करते हो थ्रू आईआईपी, थ्रू नेशनल इनकम एंड थ्रू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उस कंट्री का कितना नेशनल इनकम है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। एंड आईआईपी इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि कितना इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, कितने परसेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर। ये सब चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको मेजर किया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब अपन ने डिमांड फोरकास्टिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया कि क्या मतलब होता है, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस। पर उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के तरीके कौन से होते हैं वो सब अपन मेथड्स में पढ़ेंगे। पहला मेथड आप पढ़ोगे दैट इज सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, यहाँ क्या होता है बच्चों? जो मेरे से सामान खरीदने वाला है ना, मैं डायरेक्टली उससे पूछ लूंगी कि भाई तुम बता दो तुम साल भर में मेरे से कितना खरीदने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी डिमांड को प्रिडिक्ट फोरकास्ट कर दूंगी।
तो यहाँ आप क्या करते हो, जो बायर है, जो आपसे खरीदने वाला, उसी से डायरेक्टली पूछते हो। तो सारा का सारा बर्डन फोरकास्टिंग का किसके ऊपर आ गया, सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया, बायर के ऊपर। क्योंकि वो जो बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं साल की, अगले साल तक मैं 10 यूनिट खरीद लूंगी, अगले साल तक मैं 50 यूनिट खरीद लूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट कर देगा। तो सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया, बायर। बायर कौन है, बायर कौन है, बायर जो है वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स नहीं है। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कौन होते हैं, आप और हम जैसे लोग जो एक एक दो दो क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, वो बायर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बायर कौन है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में आपसे सामान खरीदेंगे, वो बायर है। क्यों, मैंने क्यों हाउस होल्ड कंज्यूमर को, हाउस होल्ड कंज्यूमर को मैंने बायर क्यों नहीं कहा, क्यों हाउस होल्ड कंज्यूमर मेरा बायर नहीं है, क्यों, उसका रीजन क्या है। हाउस होल्ड कंज्यूमर, हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनका इरेगुलर बाइंग पैटर्न होता है, उनका बाइंग पैटर्न जो है वो इरेगुलर है। आज मतलब मेरा खरीदने का तरीका सेम नहीं है। कभी तो मुझे येलो कलर बहुत सुंदर लगता है, कभी मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद आ रहा है, कभी मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। मेरा बाइंग पैटर्न कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, चेंज होता रहता है, इरेगुलर है। तो प्रोड्यूसर फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कितनी डिमांड आएगी कितनी नहीं आएगी, इसीलिए हाउस होल्ड कंज्यूमर को उसने बायर नहीं कहा। अगर मुझे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव दिख जाए तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। मैं लेने गई थी एक टॉप, पर उसने मुझे 10 तरह की चीजें दिखा दी। उसने टॉप दिखा दिया, उसने कोई शर्ट सा दिखा दिया, उसने कोई क्रॉप टॉप सा दिखा दिया, उसने कोई कुर्ती सी दिखा दी, और टॉप में भी 10 वैरायटी दिखा दी, मुझे सारे पसंद आ रहे हैं। मैं कंफ्यूज कि मुझे कौन सा लेना और कौन सा नहीं लेना। इसीलिए प्रोड्यूसर हाउस होल्ड कंज्यूमर को बायर नहीं मानता, क्योंकि अगर उसको ऑल्टरनेटिव्स दिखा दे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो चूज नहीं कर पाता। थर्ड रीजन क्या है कि कई बार सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा होती है खरीदने की, मैं उस चीज को कभी भी एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट नहीं करती। मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक अच्छी सी कुर्ती होनी चाहिए, बट जब वो कुर्ती सामने आएगी तो मैं कभी भी उसको खरीदूंगी नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर किसी चीज की सिर्फ इच्छा करता है कि मुझे वो सामान चाहिए, बट वो कभी भी उस चीज को एक्चुअली रियल लाइफ में खरीदता नहीं है। इसीलिए उसने हाउस होल्ड कंज्यूमर को बायर नहीं माना। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर को आपने बायर क्यों नहीं माना, क्यों, क्योंकि उनका बाइंग पैटर्न इरेगुलर हो सकता है। इरेगुलर मतलब कभी तो ये पसंद है, कभी ये पसंद है। अगर उनको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कई बार सिर्फ आपकी विश होती है कि वो सामान मुझे अच्छा लग रहा है, बट उसको आप एक्चुअली डिमांड में कन्वर्ट नहीं करते। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर तो है ही बेटा, वो रेगुलर होते हैं बच्चे। वो क्या होता है, उनका फिक्स है, वो बना रहे हैं। सपोज मैं बनाती हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं कुर्तीज बनाती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर कॉटन की कुर्ती बनाती हूँ तो एटलीस्ट मैं 3 मंथ्स तक तो कॉटन की कुर्ती बनाऊंगी और कॉटन ही फैब्रिक मैं खरीदूंगी। मैं हर 2 दिन से वो फैब्रिक चेंज नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वहां सब कुछ वो होता है, मशीन लगती है, लेबर लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, तो थोड़े टाइम के लिए तो आप वो चीज सेम चलती रहती है। अब मैंने कहा मेरा बायर कौन है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर। अब मैं इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछूंगी कैसे, कैसे पूछूंगी, फोन करके थोड़ी ना पूछूंगी कि भाई बताओ तुम कितना खरीदने वाले हो। उनसे पूछने के तरीके कौन से होते हैं। आप कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड काम में ले सकते हो। कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब, सपोज, हाँ, कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब जितने भी लोग हैं, अगर इस क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो मैं अगर 30 के 30 से क्वेश्चन पूछ रही हूँ 30 के 30 से, तो वो होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कि मेरे पास जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स हैं सबको मैंने कहा आप बताओ आप कितना खरीदने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिमांड को प्रेडिक्ट कर लिया। दूसरा तरीका है आपका सैंपल सर्वे मेथड।
सैंपल सर्वे, उन 30 में से कोई भी 5 मैंने रैंडमली चूज किए, उन 5 से पूछ लिया कि आप बताओ आप कितना खरीदने वाले हो, और वो जितना खरीदेंगे मैंने सोचा बाकी लोग भी अप्रोक्सीमेट उतना ही खरीदेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने अपने डिमांड को प्रिडिक्ट कर लिया। एंड तीसरा तरीका है एंड यूज मेथड। एंड यूज का मतलब जो फाइनली मेरा रॉ मटेरियल यूज में लेने वाला है। देखो यहाँ पे तो क्या हो सकता है, बीच में जो ब्रोकर्स हो सकते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। आज इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है, उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो कई बार क्या होता है वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल फैक्ट्री से कांटेक्ट नहीं करता, बीच में कौन होते हैं, उनके ब्रोकर्स होते हैं। तो मैं इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर ने ब्रोकर को बोला, फिर ब्रोकर ने रॉ मटेरियल के पास लेकर गया, और फिर ब्रोकर के थ्रू वो सामान बिक रहा। तो जो रॉ मटेरियल वाली फैक्ट्री है वो ज्यादातर ब्रोकर को जानती है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर को नहीं जानती, कई बार ऐसा भी केस हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो एंड यूज करने वाले हैं, मतलब बीच के ब्रोकर हटा दो आप, अब जो एंड यूजर्स हैं, जो एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेरा रॉ मटेरियल काम में लेने वाले हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप बता दो आप कितना खरीदने वाले हो। बीच में ब्रोकर से नहीं पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे प्रोड्यूसर्स कितना मेरे से सामान खरीदने वाले। तो ये 3 तरीके होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से डेटा कलेक्ट करने का, कि अपन ताकि डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकें। कौन से 3 तरीके हैं? पहला तरीका क्या है, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, कि सबसे पूछो। सेकंड है सैंपल सर्वे मेथड, उनमें से कुछ ही लोगों से पूछो। एंड थर्ड तरीका क्या है, एंड यूज मेथड, जो फाइनली एंड में यूज में लेने वाले लोग हैं उन्हीं से पूछेंगे कि आप बता दो आप कितना खरीदने वाले। एंड यूज मतलब ब्रोकर हटा दिए। कंप्लीट एन्यूमरेशन में सारे ब्रोकर से पूछ लिया, या फिर सारे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरा पहला मेथड था डिमांड प्रिडिक्ट करने का, डिमांड फोरकास्ट करने का। क्या था बच्चों फर्स्ट मेथड? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। क्या आप डायरेक्टली बायर से पूछते हो कि आप बताओ आप मुझसे कितना खरीदने वाले हो। तो सारा का सारा बर्डन डिमांड फोरकास्टिंग का किसके ऊपर पड़ गया? बायर के ऊपर पड़ गया। यहाँ पे बायर कौन है? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड कंज्यूमर बायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बाइंग पैटर्न इरेगुलर हो सकता है, अगर उसको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए तो वो कंफ्यूज हो सकता है, और कई बार सिर्फ उसकी सामान खरीदने की विश होती है, वो एक्चुअली उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं करता है। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछने का तरीका कौन सा बच्चों? पहला कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सैंपल सर्वे मेथड एंड यूज मेथड। आया समझ में? पहला मेथड डिमांड प्रिडिक्ट करने का, डिमांड फोरकास्ट करने का पहला तरीका क्या होता है। देन सेकंड मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, या फिर इसको कहते हैं अपन सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी कहते हैं, सेल्स फोर्स मेथड भी कहते हैं। देखो यहाँ क्या होता है, सपोज मेरा शर्ट्स बनाने का, शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अब मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन रख रखे होंगे सामान बेचने के लिए, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3 एंड सेल्समैन 4। सेल्समैन 1 को मैंने कहा कि तुम जयपुर वाला एरिया कवर करोगे, सेल्समैन 2 को मैंने कहा तुम झुंझुनू का एरिया कवर करोगे, सेल्समैन 3 को मैंने कहा कि तुम कोटा का एरिया कवर करोगे, और सेल्समैन 4 को मैंने कहा कि तुम दिल्ली का एरिया कवर करोगे। अगर मुझे ये देखना है कि इस बार दिवाली पे मेरी शर्ट्स की कितनी बिक्री हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सेल्समैन से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे एरिया में कितनी बिक्री हो जाएगी। इसे कहते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। यहाँ सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया बच्चों? के ऊपर, सेल्स फोर्स के ऊपर सारा का सारा बर्डन आ गया। सेल्समैन 1 ने कहा कि जयपुर में अराउंड आपके 500 शर्ट बिक जाएंगे, झुंझुनू में अराउंड 300 शर्ट बिक जाएंगे, कोटा में अराउंड 700 शर्ट, और दिल्ली में अराउंड 1000 शर्ट बिक जाएंगे। अब मैंने ये सब देखकर मैंने देखा अप्रोक्सीमेट मेरी कितनी डिमांड हो रही है, 2500,
मतलब मैं 3000 का प्रोडक्शन कर कर रखूं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, आप सेल्समैन से पूछते हो कि आप बताओ आपके एरिया में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ सकती है। तो यहाँ सारा का सारा बर्डन डिमांड फोरकास्टिंग का किसके ऊपर पड़ा, सेल्समैन के ऊपर। ठीक है, ये जो मेथड है ये सब्जेक्टिव मेथड हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब इतना अच्छा तरीका नहीं है डिमांड फोरकास्ट करने का। क्यों, कई बार सेल्समैन अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता है, पर्सनल ओपिनियन दे दिया उसने, एक्चुअली जाकर वहां पे सर्वे नहीं किया। मतलब मैंने कहा कि इस बार मैं नए फैब्रिक का शर्ट निकाल दूंगी जयपुर में, सबसे मैंने पूछा तुम बताओ कितनी सेल होगी। अब ये सेल्समैन वन था, ये थोड़ा सा आलसी था, इसने जयपुर के लोगों को सर्वे नहीं किया, वहां का सैंपल टेस्टिंग नहीं की कि वो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, अपने मन से उसने बता दिया कि हाँ मैं इतनी सेल्स तो कर ही दूंगा। तो कई बार वो लोग अपना पर्सनल जजमेंट काम में ले लेते हैं, उसने बता दिया कि जयपुर में 500 शर्ट बिक जाएंगे, और जबकि मेरे एक भी शर्ट जयपुर में नहीं बिका। अगर वो वहां जाकर सर्वे कर लेता तो पता चल जाता, तो अपनी एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग हो जाती। पर ये इतना अच्छा तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि कई बार सेल्समैन जो है वो अपना पर्सनल जजमेंट काम में ले लेता है, सब्जेक्टिव मेथड काम में ले लेता है, और उसकी वजह से वो एक्चुअली डिमांड को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। ये मेथड कब अच्छा है, जब आपको शॉर्ट टर्म डिमांड प्रिडिक्शन करना हो 6 महीने से साल भर के लिए, तब तो ठीक है। बाकी लॉन्ग रन प्रिडिक्शन करना हो तो सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड अच्छा मेथड नहीं होता है डिमांड प्रिडिक्शन का। थर्ड मेथड, ये लास्ट पढ़ेंगे आज अपन। थर्ड मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, देखो मार्केट में हर चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। आज अगर मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट भी करना है, मुझे कुछ नहीं आता कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, तो मार्केट में शेयर्स मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं उनसे गाइडेंस ले सकती हूँ, मैं उनसे पूछ सकती हूँ आप बता दो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं वहां इन्वेस्ट कर सकती हूँ। उनको उस फील्ड का बहुत थॉरो, बहुत डीप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होता है, ज्यादातर उनकी एडवाइस गलत नहीं जाती। अब एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, मैंने क्या किया यहाँ पे एक्सपर्ट से पूछ लिया कि मार्केट में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, कि आप बता दो आपको क्या लगता है मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड। अब यहाँ पे एक्सपर्ट से पूछने का तरीका जो है वो डेल्फी टेक्निक काम में ली जाती है। क्या होता है यहाँ पे, देखो डेल्फी टेक्निक। सपोज आपके पास मार्केट में ए बी सी 3 एक्सपर्ट बैठे हैं डिमांड प्रिडिक्शन करने के लिए। मुझे मेरे प्रोडक्ट का देखना है कि 6 महीने में डिमांड होगी नहीं होगी, कितनी होगी, किस चीज की होगी, किस चीज की नहीं होगी, सब देखना है। मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चनरी बनाया। क्वेश्चनरी सब समझते हैं क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने बनाए और इन सारे एक्सपर्ट्स को क्या कर दिया आपने, मेल कर दिया। ठीक है, सबको दे दिया। अब ए वाले ने अपना आंसर भरा और मुझे रिप्लाई कर दिया, बी ने आंसर भरा रिप्लाई कर दिया, सी ने आंसर भरा रिप्लाई दिया। अब क्या होता है, मैं क्या करूंगी, विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने ए को दोबारा से एक और क्वेश्चनरी भेजा, किसका भेजा, बी का, और ए को नहीं बताया बी ने मुझे भेजा था। मैंने ए को कहा कि देखो मेरे पास कहीं से आया हुआ है, पर आप इसको भी गो थ्रू करो। मैंने ये नहीं बताया ये आंसर मुझे किसने भेजा है, बी ने। बी को सपोज मैंने सी का भेज दिया और सी को मैंने किसका भेज दिया, ए का। दोबारा से सबको अलग अलग रिप्लाईज भेज। क्या होगा, ए वाला बी का भी रिप्लाई गो थ्रू करेगा। अब गो थ्रू करने के बाद उसको कुछ बातें बी की सही लगेंगी और कुछ बातें बी की गलत लगेंगी। अब जो बी की बातें सही लग रही है और खुद की बातें गलत लग रही थी कि हाँ बी ने सोचा तो ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने इस फील्ड में ऐसा नहीं सोचा था, तो उसने अपने जो आंसर में थे उसमें एडजस्टमेंट्स किए, चेंजेस किए और मुझे दोबारा से अपना आंसर भेज दिया। ऐसे ही बी ने भी किसी और का रिप्लाई पढ़ा, तो उसमें से जो उसको एडजस्टमेंट्स करने थे खुद के आंसर में वो किए और दोबारा से मुझे भेज दिया, सी ने भी भेज दिया। फिर से दोबारा से मैंने शफलिंग की और दोबारा से किसी को भी किसी का रिप्लाई भेज दिया। फिर से मैंने ए को सी का भेज दिया, बी को ए का भेज दिया और सी को बी का भेज दिया, जो अभी नया रिप्लाई आया। अब उन्होंने दोबारा से पढ़ा और दोबारा से अपने एडजस्टमेंट्स किए, खुद के आंसर में कर रहे हो,
के आंसर जो था उसमें एडजस्टमेंट करके दोबारा से मुझे भेज दिया। ये राउंड कब तक चलता रहता है? जब तक सब लोग मिलकर सेम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये राउंड चलता रहता है। इससे मुझे एक अच्छी एडवाइस मिल जाती है, अच्छे से मैं डिमांड प्रिडिक्ट कर पाती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी या कितनी नहीं होगी। इसे कहते हैं अपन डेल्फी टेक्निक। क्या होता है डेल्फी टेक्निक के अंदर? आप मल्टीपल एक्सपर्ट्स को क्वेश्चनरी भेज दिया, उन्होंने अपना आंसर आपको भेजा, आपने शफल कर कर किसी का भी आंसर किसी को भी भेजा विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी। फिर उन्होंने क्या किया, उसको पढ़कर अपने आंसर में एडजस्टमेंट्स किया और दोबारा से मुझे खुद का आंसर रीसेंड करा। फिर दोबारा से मैंने उनको सेंड किया। ये साइकिल चलती रहती है कब तक? जब तक सब लोग फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते। इसे कहा जाता है आपका डेल्फी टेक्निक भी कहा जाता है। ये जो मेथड है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, इससे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कौन सी होती है? डिफिकल्ट चीज तो बहुत डिफिकल्ट है, उसका सोल्यूशन मिल सकता है क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे हैं मुझे आंसर देने के लिए। बहुत स्पीडली आपको आंसर मिल जाएगा। स्पीड ज्यादा है, क्यों बच्चों? क्योंकि क्वेश्चनरी मेल कर रहे हो, मेल करने में कितना टाइम लगता है? वो मुझे आंसर मेल कर रहा है, मुझे जा जाकर किसी से पूछना नहीं है कि तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो अपन एक ही दिन में मेलिंग का काम खत्म कर सकते हैं। एंड ये मेथड चीप भी है। सस्ता कैसे हुआ? सस्ता कैसे हुआ? एक तो मेल, दूसरा ये जो एक्सपर्ट है ये मैंने मेरे लिए हायर नहीं किया। अगर एक एक्सपर्ट सिर्फ मैं मेरे लिए हायर करती तो महीने के 50,000 रुपए मांगता, पर ये एक्सपर्ट तो पब्लिक एक्सपर्ट है ना। मैंने तो इससे आधी घंटे की सर्विस मांगी, 1 घंटे की सर्विस मांगी, तो 1 घंटे का वो मेरे से कितना रुपया ले लेगा? 500 रुपए, 1000 रुपये ले लेगा, बस उसमें मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। और अगर मैं अलग से कोई एक्सपर्ट हायर करती तो उसको मुझे 50,000 लाख रुपए महीने की सैलरी देनी पड़ती। तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा चीप मेथड भी होता है समझ में। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपर्ट ओपिनियन। आज जितना भी पढ़ा उतना रिवाइज करते हैं यहां तक। आज अपन ने पढ़ा डिमांड फोरकास्टिंग। क्या होता है बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग? प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस की फ्यूचर में क्या होगा। डिमांड फोरकास्टिंग के 3 यूजेस थे। पहला था प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सेकंड था बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड था आपका प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। डिमांड फोरकास्टिंग लोकल में भी कर सकते हो, इंटरनेशनल में भी कर सकते हो। इसके 2 टाइप्स थे, मैक्रो एंड टाइम बेस्ड। मैक्रो में 2 था फॉर्म एंड इंडस्ट्री, टाइम में 2 था शॉर्ट एंड शॉर्ट टर्म मतलब 6 to 1 ईयर एंड लॉन्ग मतलब 2 शॉर्ट टर्म जो है वो टैक्टिकल डिसीजंस में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में हेल्प करता है। देन मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कौन से तरीके हैं? पहला क्या था? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यहाँ बायर से पूछते हो डायरेक्टली कि आप बता दो आप कितना खरीदने वाले हो, तो सारा का सारा बर्डन मैंने किसके ऊपर डाल दिया? बायर के ऊपर। बायर कौन है? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर, ना कि हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। क्यों हाउस होल्ड कंज्यूमर्स नहीं है? क्योंकि उनका बाइंग पैटर्न इरेगुलर हो सकता है, मल्टीपल चॉइसेस दिखते ही वो कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड कई बार सिर्फ इनकी विश होती है, वो एक्चुअली उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर से पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है? कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सैंपल सर्वे मेथड या फिर एडी मेथड से अपन इनको पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। यहाँ आप सेल्समैन से पूछते हो कि आप बता दो आपके एरिया में कितनी डिमांड आने वाली है, तो सारा का सारा बर्डन आपने किस पे डाल दिया? सेल्समैन के ऊपर सारा का सारा बर्डन डाल दिया। पर ये मेथड सिर्फ शॉर्ट रन के लिए अच्छा है और इसमें वो लोग अपना पर्सनल जजमेंट भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा था? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। यहाँ जो मार्केट में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे अपन पूछेंगे कि आप बता दो हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है। उसके लिए डेल्फी टेक्निक काम में ली जाती है। ये मेथड चीप भी है, इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और स्पीड की भी अपन को आंसर। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स अपन ने डिमांड फोरकास्टिंग के पढ़ लिए। यहाँ तक का कल लर्न कर आए, मैं सुनूंगी, बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे।